हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी सिंपली प्रतीक सर। मैं हूं प्रतीक सर और आपका सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आई होप आप लोगों की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी बहुत बढ़िया से चल रही हो। आज का सेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स ऐसी चीज है जो कि हमेशा चेंज होती रहती है, तो आज के सेशन में मेनली हम लोग करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। लास्ट वीक फ्रॉम 10 नवंबर टू 16 नवंबर के ज्यादातर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों होने वाला है? क्योंकि हम लोग खाली करंट अफेयर्स ही डिस्कस नहीं करने वाले। देखो, ये क्वेश्चन बैंक आपको मैं गारंटी देता हूं, अगर आप प्रॉपरली करते हो तो आपको काफी चीजें जो स्टैटिक जीके से रिलेटेड है वो भी आपकी साथ के साथ प्रिपेयर हो जाएंगी। मैं समझाता हूं कैसे। जैसे मान लीजिए, अगर क्या कहते हैं, एक टॉपिक है जिसमें कोई करंट अफेयर्स हुआ, अगर G20 हुआ है, आपकी बार G20 आपको पता है ब्राजील में होने वाला है, लेकिन उससे रिलेटेड G20 के जो स्टैटिक क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री उससे आती है या ट्रॉयका क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस भी हम लोग साथ के साथ कवर करेंगे जिससे G20 से रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चन है वो एक साथ कवर हो सके। दैट इज वाई दिस सेशन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन इस सेशन को करने से पहले अगर आप डिटेल में लास्ट वीक के करंट अफेयर्स को जानना चाहते हो और उनके बारे में सुनना चाहते हो तो नीचे मैंने वीडियो में लिंक दिया हुआ है जिसमें मैंने प्रॉपरली लास्ट वीक की 45 हेडलाइंस को प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है विद देयर बैकग्राउंड। आप उसमें जाके देख सकते हो और अगर आप उसके बाद इस क्वेश्चन बैंक को करते हो तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपके करंट अफेयर्स इससे बेटर कहीं पे भी तैयार नहीं हो सकते। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो क्या है अब जो हम लोग करने वाले हैं, डेट इज जनरल नॉलेज क्वेश्चन बैंक फ्रॉम डेट 10/11/2024 टू 16/11/2024। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको लगे कि ये तो बहुत पुरानी डेट्स हैं या अगर आप इसको की करंट अफेयर्स इसी डेट के होंगे, नहीं। मेन इस करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का फायदा ये है, क्वेश्चन ओनली नॉट ओनली कवर वीकली करंट अफेयर बट ऑल्सो द स्टैटिक जीके क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट टॉपिक। अगर आप कोई टॉपिक हम लोग करंट अफेयर्स में डिस्कस कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो भी आपके स्टैटिक जीके के क्वेश्चन होंगे वो भी साथ के साथ हम कवर करेंगे, जिससे वो टॉपिक ऑल टुगेदर आपका कोशिश ये है कि वो कवर हो जाए और आपको कहीं और से उसके बारे में सर्च ना करना पड़े, ना पढ़ना पड़े। और अगर आप चाहते हो कि वो टॉपिक और प्रॉपरली तैयार हो जाए तो फिर से मैं कहूंगा नीचे जो मैंने लिंक दिया है उसमें आपको मैंने प्रॉपर लास्ट वीक की जब हेडलाइन समझाई है तो हर एक टॉपिक आराम से डिस्कस किया है। तो अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें करंट अफेयर्स आते हैं, चाहे वो एसएससी है, यूपीएससी है, रेलवेज है, बैंक है, या फिर डिफेंस का कोई एग्जाम है, या फिर आप लोग 12th के बाद भी कोई भी करंट अफेयर्स का एग्जाम देने जा रहे हो, तो ये क्वेश्चन बैंक आपके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज डिसाइडेड टू पुल आउट ऑफ पीस टॉक फॉर गाजा। तो आपको पता है गाजा जो कि हमास के कंट्रोल में, हमास और इजराइल में वॉर चल रही है, तो कुछ कंट्री ऐसी हैं जो कि बहुत टाइम से कोशिश करें कि उनके बीच में सीज फायर हो जाए और कुछ सॉल्यूशन निकले मीडिएशन करने का। तो लेकिन इस बीच में एक ऐसी कंट्री है जिसने इस पीस टॉक से पुल आउट कर लिया है, मीडिएटर का काम अब वो नहीं करेगी। वो कंट्री का आंसर है कतार। कतार ऐसी कंट्री है जिसने क्या कहते हैं पीस टॉक से पुल आउट कर लिया है एंड नाउ दे विल नॉट बी नॉट द पार्ट ऑफ पीस टॉक। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज विच कंट्री हैज प्लेज मेजर रोल इन पीस टॉक बिटवीन गाजा एंड इजराइल। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोग रिलेटेड क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, तो इसमें ये मैं ये जो है ये 3 कंट्रीज का ग्रुप ऐसा है जिसने कोशिश की है कि इजराइल और गाजा के बीच में, हमास के बीच में बेसिकली पीस टॉक हो सके और सीज फायर हो सके। तो इनमें ऑप्शन है यूएसए, इजिप्ट एंड कतार। देखो, मैं जितनी देर में ऑप्शन बोल रहा हूं उतनी देर में आप सोच सकते हो कि क्या आंसर होगा, देन यू कैन मैच योर आंसर। यूएसए, इजिप्ट एंड कतार, यूएसए, इंडिया एंड कनाडा, यूके, फ्रांस एंड स्पेन, इजिप्ट, कतार एंड सऊदी अरेबिया। तो अगर आप पहले से रिलेट करो तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि ये वाला आंसर और ये वाला आंसर तो नहीं हो सकता क्योंकि कतार तो होना ही चाहिए, कतार ने पुल आउट किया है। अब जो मेन 3 कंट्री हैं जो कि इसमें मीडिएटर का काम कर रही हैं, दे आर यूएसए, इजिप्ट एंड कतार। तो करेक्ट आंसर इज ई। नेक्स्ट, a recent bombing took place in city of Quetta. In which country city of Quetta lies? तो जो सिटी ऑफ क्वेटा, इसमें क्या कहते हैं, अभी एक बॉम्बिंग हुई, ट्रेन बॉम्बिंग हुई, ट्रेन के पास रेलवे स्टेशन में बॉम्बिंग हुई जो कि लाई करती है पाकिस्तान में। सिटी ऑफ क्वेटा पाकिस्तान में लाई करती है। Which country recently ended fast track visa program for Indian students? This is a very important question. अभी रिसेंटली एक कंट्री ने स्टूडेंट्स के लिए फास्ट ट्रैक वीजा प्रोग्राम खोला हुआ था बहुत साल से, जो कि क्या कहते हैं अभी खत्म किया है। तो वो कंट्री कौन सी है? यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो ये करेक्ट आंसर इज कनाडा।
कनाडा ने अभी अभी जो इसका फास्ट ट्रैक वीजा प्रोग्राम चल रहा था कंट्रीज के लिए, जिसे आप डिटेल में देख भी सकते हैं, यहां पे मैंने डाला हुआ देखिए पहला टॉपिक कनाडा गवर्नमेंट एंड फास्ट ट्रैक स्टूडेंट वीजा। तो ये कनाडा गवर्नमेंट ने 14 कंट्रीज के लिए फास्ट ट्रैक वीजा प्रोग्राम खोल रखा था, जो कि इसने नया अब की बार खत्म कर दिया इस साल से। इसमें बेसिकली इंडियन स्टूडेंट्स को बहुत जल्दी स्टडी परमिट का वीजा मिल जाता था, जो कि अब क्या कहते हैं कनाडा गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया। तो आंसर इज कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द नेम ऑफ प्रोग्राम लॉन्च बाय कनाडा फॉर स्टूडेंट वीजा इन 2018। तो ये जो प्रोग्राम एंड किया है उसका जो नाम था इट वाज स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम, SDS कहा जाता था, स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम। इसमें 14 कंट्रीज के स्टूडेंट्स को ये फायदा मिलता था कि उनका वीजा और जो जितनी भी फॉर्मेलिटी स्टडी के लिए होती थी वो 6 जो नॉर्मली आपके 6 हफ्ते लगते हैं उसकी जगह वो बहुत जल्दी होके 2 हफ्ते में ही, ये देखिए ये लिखा हुआ है मैंने इसमें, आप 8 वीक्स की जगह 20 वर्किंग डेज में ही आ जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद राइट ऑफ प्रॉपर्टी। अब देखो ये क्वेश्चन इसलिए आया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी रिसेंटली रूलिंग दी है, बुलडोजर जो अलग अलग स्टेट्स जो है वो डिमोलिश कर देती हैं विदाउट गिविंग एनी नोटिस या बहुत छोटा नोटिस देके, तो सुप्रीम कोर्ट ने अब की बार बहुत स्ट्रिक्ट रूलिंग्स भी पास करी हैं। उसके रिलेटेड ये कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीम कोर्ट ने यूज किया आर्टिकल का, दिस आर्टिकल इज which is related to right of property। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो बुलडोजर सेक्शन ले जाते हैं इट वायलेट्स द राइट ऑफ प्रॉपर्टी। तो इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 300A। आर्टिकल 300A इज द आर्टिकल विच डील्स इन कॉन्स्टिट्यूशन विद द राइट ऑफ प्रॉपर्टी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 7। हु बिकेम द यंगेस्ट रेटेड फाइट प्लेयर इन द वर्ल्ड। फाइट जो है डेट इज ए इंटरनेशनल रैंकिंग फॉर चेस। जो फाइट है डेट इज इंटरनेशनल चेस फेडरेशन फाइट रैंकिंग देती है हर एक प्लेयर को इंटरनेशनली। तो अभी अभी रिसेंटली एक प्लेयर यंगेस्ट 3 साल का एक प्लेयर यंगेस्ट रेटेड फाइट प्लेयर बना है वर्ल्ड में, उसका नाम क्या है? राहुल गोयल, अनीश सरकार, टोनी डेव, रामनारायण। अब देखो इसका आंसर है अनीश सरकार। जी हाँ, अनीश सरकार इंडियन प्लेयर है, 3 साल का एक छोटा सा बच्चा कोलकाता से है जिसको रिसेंटली फाइट रैंकिंग मिली है। और क्या रैंकिंग मिली है तो आप अगर नोट्स में देखना चाहे तो आप ये डिटेल के नोट्स में जो लेक्चर मैं आपको बात कर रहा था उसमें आप देख भी सकते हैं कि इसको रैंकिंग मिली है 1555 की। ये देखिए 1555 की उसे रैंकिंग मिली है। अनीश सरकार फ्रॉम कोलकाता, इंडिया बिकम यंगेस्ट फाइट रैंक प्लेयर इन द वर्ल्ड। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच कंट्री हैज गिवन यंगेस्ट रैंक फाइट प्लेयर। तो ये हमने डिस्कस कर लिया, कौन सी कंट्री ने अब की बार यंगेस्ट रैंक फाइट प्लेयर दिया वर्ल्ड को। तो वो कोई नहीं, ना रशिया है, ना यूएसए है, ना ब्राजील है, ये है अपनी इंडिया, हमारा भारत देश महान। तो इसका आंसर है इंडिया। नेक्स्ट, इंडिया अनीश सरकार रिसेंटली बिकेम यंगेस्ट फाइट प्लेयर इन वर्ल्ड। तो विच इंडियन स्टेट ही बिलोंग्स। जैसा मैंने अभी डिस्कस किया, कौन सा स्टेट है? कोलकाता। तो देखो हमारी हेडलाइन थी अनीश सरकार बिकेम यंगेस्ट फाइट प्लेयर, लेकिन इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि फाइट प्लेयर कौन बना, फाइट प्लेयर कौन सी कंट्री ने दिया यंगेस्ट, कौन से स्टेट में है वो प्लेयर, इसके अलावा फाइट का हेडक्वार्टर कहां पे है। देखिए फाइट मैंने आपको बताया इट इज ए इंटरनेशनल चेस फेडरेशन और इसका जो हेडक्वार्टर है डेट इज इन स्विट्जरलैंड। ये भी आप क्या कहते हैं इस वीडियो में मैंने कहा कि मैंने स्टैटिक वीडियो में सब डिस्कस किया हुआ है। इसका हेडक्वार्टर लॉजॉन स्विट्जरलैंड में है फाइट का। इसका आंसर है स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट, पंडित राम नारायण हु रिसेंटली पास अवे वाज फेमस फॉर प्लेइंग व्हिच इंस्ट्रूमेंट। तो श्री पंडित राम नारायण एक बहुत बड़े म्यूजिशियन थे जिनका अभी अभी 96 की एज में निधन हुआ है। वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते थे? तबला, फ्लूट, सारंगी, हारमोनियम। इसका करेक्ट आंसर है सारंगी। सारंगी ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जिसको इन्होंने वर्ल्ड वाइड फेमस किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है सारंगी। What was the highest award given by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू श्री पंडित राम नारायण। तो पंडित राम नारायण को बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अवार्ड दिए थे। संगीत नाटक अकेडमी दिया था, पहले हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न। अब आपको पता है भारत रत्न जो है डेट इज द हाईएस्ट अवार्ड। पंडित राम नारायण को मैं एक हिंट देता हूं, सेकंड हाईएस्ट अवार्ड मिला था इंडियन सिविलियन का, जो कि क्या होता है? पद्म विभूषण। तो इनको पद्म विभूषण मिला था, लेकिन इसके अलावा भी इनको अवार्ड मिले हुए हैं। अगर आपने ये लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा ये भी। देखिए पंडित राम नारायण को कौन कौन से अवार्ड मिले हम लोग देख लेते हैं एक बार।
तो अगर आप इसमें देखो तो पंडित रामनारायण को संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला 1975 में, पद्मश्री मिला 1976 में, पद्म भूषण मिला 1991 में और पद्म विभूषण मिला 2005 में। तो भारत रत्न को छोड़ के जितने भी पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ये तीनों अवार्ड पंडित रामनारायण को मिले थे। 96 की एज में इनका निधन हुआ ऑन नवंबर 9। ही वॉज अ लेजेंडरी सारंगी प्लेयर। सारंगी बहुत फेमस थे, इन्होंने वर्ल्ड वाइड सारंगी को फेमस किया। चलिए अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 13। विच कंपनी रिसेंटली सेटअप इट्स फर्स्ट डिजाइन R&D आर्म इन इंडिया? इसका आंसर है एप्पल। एप्पल एज अ कंपनी जिसने रिसेंटली अपना R&D आर्म जो है वो इंडिया में सेटअप किया है। एक इंटरेस्टिंग न्यूज ये भी है, एप्पल से जो प्रोडक्ट, एप्पल ने जब अपनी जो फैक्ट्री है वो जब इंडिया में सेटअप की है, तो एप्पल से इंडिया से जो आईफोन एक्सपोर्ट हो रहे हैं उसकी वैल्यू बहुत हाई है। नेक्स्ट चलते हैं। हु वाज रिसेंटली बिकेम न्यू कोच ऑफ ओलंपिक मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा? नीरज चोपड़ा आपको पता है ओलंपिक 2 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट है। तो इन्होंने अभी अपनी नए कोच का अनाउंस किया है। इनके नए कोच का नाम क्या है? कलुसा बार्टोनिस, जेन जेलेम्बी, जोस मरीनो, किरण जॉर्ज। तो इसका करेक्ट आंसर है, एनी गेसेस? यस, इट्स जेन जेलेम्बी। जेन जेलेम्बी अपने आप में एक बहुत बड़े जेवलिन थ्रो प्लेयर है। ये टोटल 4 ओलंपिक मेडल जीत चुके हैं, जिसमें से 3 गोल्ड और 1 सिल्वर है। और इनके नाम पे वर्ल्ड चैंपियनशिप हाईएस्ट थ्रो का भी अवार्ड है, जो कि जेन जेलेम्बी के नाम पे है। नेक्स्ट, विच प्लेयर वॉन FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर ईयर 2024? तो पहले बात करते हैं, देखो FIH होता क्या है। FIH जो है इट इज ए शॉर्टकट फॉर इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। ये बेसिकली हॉकी प्लेयर्स को अवार्ड दिया जाता है हर साल। इस साल ये जो अवार्ड है एक बहुत स्पेशल प्लेयर को मिला है, जो कि इंडियन है। एक हिंट मैं देता हूं, इंडियन हॉकी कैप्टन को अब की बार फिर से FIH प्लेयर ऑफ द अवार्ड मिला है। तो कौन कौन से ऑप्शन है? PR श्रीजेश, जोब दिमोल, जैक वेलेस, हरमनप्रीत सिंह। तो करेक्ट आंसर इज हरमनप्रीत सिंह। जी हाँ, हरमनप्रीत सिंह को 2024 में FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। इट इज ए प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया। क्रिकेट के अलावा भी हॉकी में भी इंडिया इतना नाम कर रही है। नेक्स्ट है, टू विच स्पोर्ट्स FIH अवार्ड आर एसोसिएटेड? तो FIH अवार्ड जैसा मैंने बताया, फुटबॉल, हॉकी, बॉक्सिंग, क्रिकेट। तो करेक्ट आंसर विल बी फ्रेंड्स हॉकी। नेक्स्ट, विच प्लेयर वॉन गोलकीपर ऑफ द FIH अवार्ड 2024? तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग है। ऑप्शन है लुइस कोल्जो, फिरमिन बुलोक, PR श्रीजेश, थॉमस सेंटिगो। तो इंडिया को अब की बार 2 FIH प्लेयर अवार्ड मिले हैं। एक मिला FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड, इसके अलावा बेस्ट गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड भी इंडियन को मिला है। और आपको पता है गोलकीपर जो है जबकि बार ओलंपिक के बाद जिन्होंने रिटायरमेंट ली है हॉकी से, वो है PR श्रीजेश। तो PR श्रीजेश को भी गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है FIH में। Yibi Jensen, who won Women Player of the Year FIH award, is from which country? मैन का अवार्ड, मैन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड हरमनप्रीत सिंह को मिला। ये आपको पता है कहां से? इंडिया से। अब बात हो रही है Yibi Jensen जो है वो कौन सी कंट्री से? तो Yibi Jensen जिन्हें वुमेन प्लेयर ऑफ द अवार्ड मिला है, शी इज फ्रॉम नीदरलैंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो रिलेटेड टू FIH। ये कुछ स्टेटमेंट दी हुई है FIH से रिलेटेड। अब इसी के पढ़ के हमें यह बताना है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो चलो पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ओनली इंडियन फीमेल प्लेयर टू वॉन FIH अवार्ड इज गुरजीत कौर। देखो ये स्टेटमेंट हमसे पूछ रहे हैं चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। हम लोग डिसाइड खुद ही करते जाते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी नहीं है, क्योंकि उसके बाद ही हम लोग इसको ऑप्शंस को देखेंगे। तो ओनली इंडियन फीमेल प्लेयर टू वॉन FIH अवार्ड इज गुरजीत कौर। तो देखिए मैन प्लेयर तो बहुत सारे, लेकिन फीमेल प्लेयर जिसे FIH अवार्ड मिला है फीमेल प्लेयर ऑफ द ईयर, वो खाली एक ही इंडियन है। तो ये नाम बिल्कुल सही दिया हुआ है, इट इज शी इज गुरजीत कौर। FIH अवार्ड इज अवार्डेड बाय इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, ये भी बिल्कुल सही बात है। FIH अवार्ड जो है वो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन देता है, ये भी सही है। हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन इज इन न्यू जर्सी, USA। अभी अभी आपने डिस्कस किया कि हेडक्वार्टर इसका कहां पे है? स्विट्जरलैंड में है, तो ये चीज गलत है। द अवार्ड्स वर एस्टेब्लिश इन 1995। अवार्ड्स जो थे वो 1995 में नहीं एस्टेब्लिश हुए थे। अगर आप FIH के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने इसमें डिस्कस किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। देखिए FIH स्टार अवार्ड ये सबको मिले थे, हरमनप्रीत सिंह को भी मिला इस साल,
और अगर हम लोग देखें यहां पे मैंने दिया हुआ है FIS सौर अवार्ड के बारे में, तो दीज वर एस्टेब्लिश इन 1998 और हर साल दिए जाते हैं, इनका हेडक्वार्टर लॉज़ान स्विट्जरलैंड में। तो करेक्ट आंसर विल बी 1995 इज नॉट करेक्ट, इट इज 1998। सो योर करेक्ट आंसर फॉर 19 विल बी ऑप्शन बी, ओनली 1 and 2 आर करेक्ट। आई होप ये क्लियर है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। विच कंट्री इज होस्टिंग COP29 क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस? COP is conference of parties. Conference of parties is related to United Nation Framework for Climate Change. इसके हर एक साल जो मेंबर कंट्रीज होती हैं वो कहीं ना कहीं मिलती है किसी कंट्री में। अब की बार जो COP29 है वो कहां पे हो रही है? तो उस कंट्री का नाम है तंजानिया, अजरबैजान, अल्बानिया, जिम्बाब्वे। करेक्ट आंसर इज अजरबैजान। यहां पे आपकी COP29 क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हो रही है। नेक्स्ट, विच स्टेट इन इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू हैव द highest proportion of elderly citizen over the next decade till 2034? 34 तक कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें हाईएस्ट एल्डरली सिटीजन होंगे? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरला। सो दिस करेक्ट आंसर इज केरला। केरला ऐसा स्टेट होगा जिसमें आने वाले 10 साल में सबसे ज्यादा एल्डरली सिटीजन, 60+ एज के सबसे ज्यादा एल्डरली सिटीजन यहां पे होंगे। ये क्वेश्चन जो है इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज अभी अभी गवर्नमेंट ने आयुष्मान भारत योजना जो इनकी चल रही है उसको एक्सटेंड किया है 70 इयर्स अबव। जितने भी एल्डरली सिटीजन है दे ऑल आर इंक्लूडेड इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम ग्रुप इन दैट स्कीम। तो दैट इज व्हाई जो केरला है इसके लिए एक स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि धीरे धीरे टिल 2034 दिस स्टेट विल हैव मैक्सिमम प्रोपोर्शन ऑफ एल्डरली सिटीजन। नेक्स्ट मूव करते हैं 22 पे। विच स्टेट यूटी हैज नॉट इंप्लीमेंटेड AMPMJAY? कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने क्या कहते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को इंप्लीमेंट ही नहीं किया है? दिल्ली, वेस्ट बंगाल, पंजाब, हरियाणा, नागालैंड, तमिलनाडु, दिल्ली एंड उत्तर प्रदेश। तो ऐसे 2 स्टेट जिन्होंने इंप्लीमेंट नहीं किया। देखो ऐसे टोटल वैसे 3 स्टेट है, उड़ीसा, दिल्ली और वेस्ट बंगाल। लेकिन उड़ीसा जो है वो अब नई गवर्नमेंट आने के बाद इंप्लीमेंट करने वाला है। तो अभी तक जिन्होंने इसे इंप्लीमेंट नहीं किया है दैट इज दिल्ली एंड वेस्ट बंगाल। इन 2 स्टेट ने अभी तक इस योजना को इंप्लीमेंट नहीं किया। नेक्स्ट इज 23rd। विच स्टेट वाज नॉट पार्ट ऑफ AMPMJAY बट नाउ हैज बीन चोजन टू इंप्लीमेंट AMPMJAY बाय 2025? तो उत्तराखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, दिल्ली। मैंने अभी आपको बताया इसका करेक्ट आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा अब इंप्लीमेंट कर रहा है और ये कहा जा रहा है 2025 तक इसमें क्या कहते हैं ये योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना चालू हो जाएगी। नेक्स्ट इज हु इज द चेयरमैन ऑफ यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिजर्व बैंक? अब देखो यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिजर्व बैंक क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी इससे रिलेटेड है। अगर यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिजर्व बैंक जब अपने इंटरेस्ट रेट को कट करता है तो इससे इंडियन की इकोनॉमी में भी इंपैक्ट होता है। तो अभी अभी यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिजर्व बैंक ने सितंबर में इंटरेस्ट रेट को 50 बेसिस पॉइंट कट किया था और फिर से अभी 25 बेसिस पॉइंट और कम कर दिया है। तो जो इनका चेयरमैन है जो कि इन सबको हैंडल करता है, जैसे हमारा RBI के चेयरमैन होते हैं, RBI इसका प्रोमिनेंट बैंक है इंडिया का, ऐसी इधर के भी जो चेयरमैन है फेडरल रिजर्व बैंक के ही इज 24 इज जे पॉवेल। जे पॉवेल आपको याद रखना है, ही इज द चेयरमैन ऑफ यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिजर्व बैंक। नेक्स्ट इज विच स्टेटमेंट रिलेटेड टू फेडरल फंड रेट इज करेक्ट? देखो फेडरल फंड रेट मैं अभी आपको बता रहा था, फेडरल फंड रेट बेसिकली अभी अभी फेडरल रिजर्व बैंक ने फेडरल फंड रेट को 25 बेसिस पॉइंट डिडक्ट किया है, कम किया है। और इसी महीने के 2 सितंबर में 50 बेसिस पॉइंट और कम किया। तो व्हाई इज दिस फेडरल फंड रेट इंपॉर्टेंट? जैसे हमारे बैंकिंग सिस्टम में रेपो रेट, CRR, क्रेडिट रिजर्व रेशियो, रिवर्स रेपो रेट, ये सारी टर्म होती है, ऐसे ही यूएस के बैंकिंग सिस्टम में अलग अलग टर्म होती है। तो फेडरल फंड रेट जो होता है वो कौन सा रेट होता है? इट इज द रेट एट विच कमर्शियल बैंक बोरो फ्रॉम ईच अदर। अगर मान लो 2-3 कमर्शियल बैंक है, किसी का पैसा ज्यादा और एक के पास कम है, तो अगर वो शॉर्ट टर्म लोन लेता है एक बैंक दूसरे बैंक से, तो अगर जैसे इंडिया में अगर एक बैंक दूसरे बैंक से लोन लेगा तो एक बैंक दूसरे बैंक पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो फेडरल फंड रेट वो रेट होता है जिसपे इंटरेस्ट चार्ज करता है, जिस बोरोइंग बैंक जो है वो अगर किसी बैंक से लोन ले रहा है तो जो वो बैंक जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा दैट इज फेडरल फंड रेट। तो वो जब कम होता है तो बोरोइंग बढ़ती है, करेक्ट? क्योंकि जब इंटरेस्ट मान लीजिए मुझे इंटरेस्ट कम देना पड़ा है, आज की डेट में मैं घर लेता हूं, अभी इंटरेस्ट मान लीजिए 11% के करीब है, गवर्नमेंट कहती है 5% इंटरेस्ट कर देती है, तो मैं फटाफट बोरिंग लोन लूंगा घर लेने के लिए,
ठीक है ना। तो ऐसे ही जब अगर एक फेडरल फंड रेट जब गवर्नमेंट कम करती है तो एक बैंक दूसरे बैंक से लोन ज्यादा लेता है क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम है। तो इट इज द रेट एट विच पीपल बोरो फ्रॉम बैंक्स, नो। इट इज द रेट एट विच यूएस बैंक पे इंटरेस्ट टू पब्लिक, बिल्कुल नहीं। इट इज द रेट एट विच वेरियस यूएस कमर्शियल बैंक बोरो फ्रॉम ईच अदर, करेक्ट। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होने वाली है 2024 में। ये कौन सी कंट्री में होने वाली है? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो अगर आप जानते हो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का नाम किससे पड़ा हुआ है, तो ये दो कैप्टन में पड़ा है, एलन बॉर्डर और सुनील गावस्कर। तो दिस इज ए बाइलेटरल सीरीज जो कि इंडिया, गावस्कर, सुनील गावस्कर से इंडिया, एलन बॉर्डर जो थे वो ऑस्ट्रेलिया के थे। तो इट इज ए बाइलेटरल सीरीज बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका में तो नहीं होगी इस साल, लेकिन जो आपकी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है दैट इज गोइंग टू हैपन इन ऑस्ट्रेलिया, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में होने वाली है। तो 26 का करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी? क्या क्या ट्रू है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, देखते हैं। इट इज ए टेस्ट क्रिकेट टूर्नामेंट प्लेड बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, बिल्कुल सही बात है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी एक टेस्ट क्रिकेट टूर्नामेंट है, इसमें वनडे मैच नहीं होता। इट इज ए वनडे टूर्नामेंट प्लेड बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, नो। इट इज ए ट्राइलेटरल सीरीज प्लेड बिटवीन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बिल्कुल नहीं। इट इज ए बाइलेटरल सीरीज, मैंने आपको बताया। ऑस्ट्रेलिया इज द डिफेंडिंग चैंपियन ऑफ ट्रॉफी, नहीं, इंडिया इज द डिफेंडिंग चैंपियन ऑफ ट्रॉफी। टोटल 15 बार मैच हुआ है जिसमें से 10 बार, अब 10 अगर आप देखना चाहो तो यहां पे मैं आपको बॉर्डर गावस्कर के स्टेट्स दिखा भी देता हूं। तो अगर हम बात करें ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, तो अगर आप देखो 16 टूर्नामेंट हुए, 10 इंडिया ने जीते, 5 ऑस्ट्रेलिया ने जीते, 1 ड्रॉ हुआ है। मोस्ट सक्सेसफुल बैट्समैन है सचिन तेंदुलकर, मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर इज नेथन लियोन। पहला एडिशन हुआ था 96-97 में एंड डिफेंडिंग चैंपियन इज इंडिया। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दिस इज योर करेक्ट आंसर। Next is question 28. India recently launched a project from Pandemic Fund. Identify the name of project. I hope आप लोगों ने Pandemic Fund का नाम सुना हुआ है, नहीं सुना तो बता देता हूँ। ये G20 कंट्रीज का एक पेंडेमिक फंड है जो कि क्रिएट किया गया है। तो अभी अभी इंडिया ने उस फंड से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, इसकी बड़ी अच्छी कहानी है। तो ये कैसे मिला, क्या मिला, लेकिन पहले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसके बाद ये कहानी बताऊंगा। इंडिया रिसेंटली लॉन्च ए प्रोजेक्ट फ्रॉम पेंडेमिक फंड, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ प्रोजेक्ट। Animal health security strengthening in India for pandemic preparedness and response. Public health security strengthening in India for pandemic preparedness and response. Animal and human welfare in India for pandemic preparedness and response. India vaccine development for pandemic preparedness and response. क्या लगता है क्या होगा? कर लिया गैस? पक्का आप लोगों ने नाम नहीं सुना होगा। ये जो प्रोजेक्ट है इसका नाम है एनिमल हेल्थ सिक्योरिटी स्ट्रेंथनिंग इन इंडिया फॉर पेंडेमिक प्रिपेयरनेस एंड रिस्पॉन्स। अब दिमाग में ये आता है यार पेंडेमिक फंड, पेंडेमिक फंड कौन से? कोविड से रिलेटेड। तो ये जानवर कहां से आ गए? प्रोजेक्ट जो है एनिमल हेल्थ के लिए शुरू किया। तो देखो इसकी कहानी क्या है, आपको पता है जितने भी पेंडेमिक हुए हैं, ये जो कोविड भी हुआ था डेट वाज फ्रॉम ज़ूनोटिक, मीन एनिमल ट्रांसमिटेड। तो ये जो है ये G20 कंट्रीज ने पेंडेमिक फंड स्टार्ट किया मेनली कि आगे कोई भी जो भी अंडर डेवलप या डेवलप कंट्रीज है, लीस्ट डेवलप कंट्रीज है, उनको प्रिपेयर करने के लिए टू फाइंड एनी फ्यूचर पेंडेमिक। तो ये देखा गया कि अगर WHO ने 6 हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया तो 5 ऐसी थी जो कि एनिमल से ह्यूमन ट्रांसमिशन की वजह से हुई है, जिसमें से कोविड भी एक था। इस वजह से एक पेंडेमिक फंड बनाया गया जिसमें इनिशियल कैपिटल $1 बिलियन की आई। डिफरेंट कंट्रीज ने अपने अपने हिसाब से कंट्रीब्यूशन देके एक पूल क्रिएट किया। अब वो पूल से पैसे कैसे गए, तो हर एक कंट्री ने अपना अपना प्रपोजल सबमिट किया कि हम लोग ये प्रपोजल करना चाहते हैं, हम लोग ये करना चाहते हैं, हमारे पास ये प्रपोजल है जिसके लिए हमें पैसे दिए जाए। इंडिया ने अपना जो प्रपोजल सबमिट किया था वो किया था डिपेंडिंग की एनिमल हेल्थ सर्वे सिक्योरिटी, जिसमें एनिमल से रिलेटेड केयर की जाएगी, एनिमल से रिलेटेड डिजीजेस, वैक्सीन सर्विलेंस, क्योंकि इंडिया की लाइवस्टॉक पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। ये प्रोजेक्ट इंडिया का और भी कंट्री ने अलग अलग सबमिट किया था, जो सिलेक्ट हुआ उससे पेंडेमिक फंड का एक पार्ट जो है, फंड जो है वो इंडिया को दिया गया टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, टू लॉन्च दिस प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट का नाम है एनिमल हेल्थ सिक्योरिटी स्ट्रेंथनिंग इन इंडिया फॉर पेंडेमिक प्रिपेयरनेस एंड रिस्पॉन्स।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 29, विच रीड द स्टेटमेंट बिलो रिगार्डिंग एनिमल हेल्थ सिक्योरिटी स्ट्रेंथनिंग इंडिया फॉर पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स। क्या 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 स्टेटमेंट है? द प्रोजेक्ट इज टू बी कंप्लीटेड बाय 2026. It is sponsored by central government and state government in 60:40 ratio. The project uses a fund provided and approved by Pandemic Fund of Indian government. Project was approved by Pandemic Fund created by Joint 2020. तो जैसा मैंने बताया ये प्रोजेक्ट 2026 तक कंप्लीट होना है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इट इज स्पॉन्सर्ड बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का इसमें कुछ लेना देना नहीं है, कोई भी वो नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। द प्रोजेक्ट यूजेस द फंड प्रोवाइडेड एंड अप्रूव्ड बाय पेंडेमिक फंड ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट का कोई पेंडेमिक फंड नहीं है। पेंडेमिक फंड जो है मैंने बताया G20 कंट्रीज का है, तो फोर्थ। तो आप ऑप्शन देख लो 1 और 4 किसमें, ऑप्शन सी। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 29। अगर फिर भी आप डिटेल में करना चाहते हो तो आप अगर नोट्स में देखोगे, तो अगर आपको यहां पे देखोगे ये पूरा मैंने 11th में प्रोजेक्ट टू मॉनिटर एनिमल हेल्थ लॉन्च बाय इंडिया ये पूरा समझाया हुआ है, जिसमें सारा कुछ दिया हुआ है। बल्कि मैंने इसमें क्या कहते हैं प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव, अगर आपको एक बार जानना है इसके बारे में तो आप ये पढ़ सकते हैं, ये वीडियो देख सकते हैं, वीडियो में सारा कुछ डिटेल में। पेंडेमिक फंड जो है ये भी इसके बारे में, इट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन सितंबर 8 2022। इट वाज लॉन्च G20 प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडोनेशिया, जब इंडोनेशिया ने G20 समिट करी थी इन 2022, तो ये लॉन्च किया गया था। 23 की तो आपको पता है किसने करी, हमारा भारत महान। वर्ल्ड बैंक सर्व एज द ट्रस्टी ऑफ पेंडेमिक फंड। The pandemic fund provided dedicated stream of additional long-term finances to strengthen critical pandemic prevention, preparedness and response capability in low and middle income country. तो इनिशियली $2 बिलियन का सीड कैपिटल रेज हुआ था फ्रॉम 25 कंट्री, जो कि यूज किया जा रहा है। तो दिस इज अवर पेंडेमिक फंड। तो खैर अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 30। What are the implementing agency of project animal health security strengthening in India for? ये जो प्रोजेक्ट है इसे कौन कौन सी एजेंसी इंप्लीमेंट कर रही है? ऑप्शन इज एशियन डेवलपमेंट, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो अभी आपने ये बता देता हूं, वर्ल्ड बैंक तो इसका ट्रस्टी है, तो वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये 3 एजेंसी मिलकर इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने वाली है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका पार्ट नहीं है, तो ऑल ऑफ द आंसर नहीं हुआ। 1, 2 एंड 3 ये भी नहीं हुआ, 2, 3 एंड 5 ये भी नहीं हुआ। आंसर करेक्ट है डी, 1, 3 एंड 4। आपका 1 एशियन डेवलपमेंट बैंक, सेकेंड वर्ल्ड बैंक एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज करेक्ट आंसर, विच आर इंप्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ दिस प्रोजेक्ट। Next is consider the following related to pandemic fund. It was created by BRICS countries. It was created by G20 country. Custodian of the fund is International Monetary Fund. Fund custodian is World Bank. Choose correct statement. तो ये हमने डिस्कस कर लिया है, होप आपको पता होगा ये किसने क्रिएट किया था, G20 कंट्री ने। तो ब्रिक कंट्रीज गलत है, G20 कंट्रीज इज करेक्ट। इसका कस्टोडियन मैंने आपको बताया वर्ल्ड बैंक है, तो IMF गलत है, वर्ल्ड बैंक। तो ऑप्शन इज 2 एंड 4 विच इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलते हैं, अंडर विच कंट्री प्रेसिडेंसी ऑफ G20 पेंडेमिक फंड वाज क्रिएटेड? किस कंट्री की प्रेसिडेंसी में G20 पेंडेमिक फंड क्रिएट हुआ था? इट वाज इंडिया, इंडोनेशिया, यूएसए एंड चाइना। तो अभी हमने देखा इट वाज इन 2022 इन इंडोनेशिया। सो करेक्ट आंसर इज बी, इंडोनेशिया। 33 हु इज द फर्स्ट वुमेन सेट टू बिकम चीफ ऑफ स्टाफ व्हेन डोनाल्ड ट्रंप बिकम प्रेसिडेंट? जैसा कि अभी यूएस में इलेक्शन हुए हैं और डोनाल्ड ट्रंप, श्री डोनाल्ड ट्रंप या जैसे भी कहें, डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं, मतलब वो अगले प्रेसिडेंट होने वाले यूएसए के। तो आपको पता है यूएसए में एक पोजीशन होती है चीफ ऑफ स्टाफ की। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक वुमेन बनने जा रही है, अभी तक सारे मैन थे। तो जो वुमेन सेट जिन्हें प्रपोज किया गया है या जिसके चांसेस सबसे ज्यादा है चीफ ऑफ स्टाफ बनने के, उनका नाम क्या है? सूजी वाइल्स, मार्गरेट कोल, रेचल डनबर, सूजी होमरे। आंसर इज सूजी वाइल्स। सूजी वाइल्स जो है शी इज सेट टू बिकम नेक्स्ट चीफ ऑफ स्टाफ फॉर डोनाल्ड ट्रंप। करेक्ट आंसर इज सूजी वाइल्स। नेक्स्ट, अंडर हुज प्रेसिडेंसी चीफ ऑफ स्टाफ पोस्ट वाज क्रिएटेड इन यूएसए व्हाइट हाउस? देखो यूएसए व्हाइट, ये चीफ ऑफ स्टाफ पोस्ट जो है वो ऐसा नहीं था कि स्टार्टिंग से ही थी, जब से प्रेसिडेंसी शुरू हुई है। पर्टिकुलर प्राइम प्रेसिडेंट के रेन के बाद उस टाइम से ये स्टाफ वो है। उसके ऑप्शन दिए फ्रैंकी रूजवेल्ट, हैरी ट्रूमैन, जिमी कार्टर, जॉन एफ कैनेडी। आंसर इज हैरी ट्रूमैन। So option is B is correct. Next we move to what is the mascot for Women's Asian Championship Trophy 2024? अब की बार वुमेन एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी ये किसके लिए होती है? कौन से स्पोर्ट के लिए? जी नहीं, क्रिकेट के लिए नहीं होती बिल्कुल भी, ये होती है हॉकी के लिए।
अभी हॉकी की वुमेन्स एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी ऑनगोइंग है, इसका मास्कट क्या है? तो ये जो ट्रॉफी है, ये आई होप अगर आपको पता है कि अब की बार ये ट्रॉफी कौन सा कंट्री होस्ट कर रही है, ये कंट्री होस्ट कर रही है इंडिया। तो इंडिया में जो स्टेट होस्ट कर रहा है उसने एक मास्कट लॉन्च किया था, जो कि मास्कट है गुड़िया। गुड़िया इज द करेक्ट आंसर, द मास्कट फॉर वुमेन्स एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, विच इंडियन स्टेट इज होस्टिंग वुमेन्स एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी? उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, दिल्ली। तो ये जो ट्रॉफी है ये बिहार में हो रही है, करेक्ट आंसर इज बिहार। विच वुमेन प्लेयर वॉन WTA फाइनल्स ट्रॉफी 2024? WTA फाइनल्स ट्रॉफी किसने जीती है 2024? देखो दिस इज वेरी, WTA फाइनल्स किसके लिए होता है, कौन से स्पोर्ट के लिए? टेनिस के लिए होता है ये, ठीक है, ये टेनिस स्पोर्ट के लिए होता है। तो अब की बार WTA फाइनल्स ट्रॉफी जो थी वो रियाद में हो रही थी, तो वो किसने जीती है इनमें से? कोको गॉफ, ज़ेंग क्विनवेन, आरियाना सबेलेंका या ईगा स्विटेक? करेक्ट आंसर इज कोको गॉफ। कोको गॉफ ने अब की बार WTA फाइनल्स ट्रॉफी जीती है, जो कि आपका रियाद में हो रही थी। और इसका इंटरेस्टिंग बात यह है, कोको गॉफ ने जो अमाउंट जीता है, अगर इसके अमाउंट की बात करें तो इसका अमाउंट सुन के आप लोग हैरान रह जाएंगे। अभी तक हिस्ट्री में किसी भी फीमेल प्लेयर ने टेनिस टूर्नामेंट में, प्रोफेशनल इवेंट में इतना पैसा नहीं जीता है। शी टुक होम $4.8 मिलियन इन प्राइज। इतना पैसा रुपीज में आप लोग कन्वर्ट कर लीजिएगा जब टाइम हो। $4.805 मिलियन इनको प्राइज अमाउंट मिला है। इट इज द बिगेस्ट विनिंग अमाउंट इन वुमेन स्पोर्ट हिस्ट्री एंड हाईएस्ट टोटल एवर अर्न्ड इन कॉम्पिटिशन बाय ए टेनिस प्लेयर, मैन और वुमेन, मतलब आदमियों को पीछे छोड़ दिया। और ये सबसे बड़ा प्रोफेशनल इवेंट का विनिंग अमाउंट है $4.8 मिलियन। तो WTA फाइनल्स कोको गॉफ ने जीता, जिसे इतना पैसा मिलेगा ये टूर्नामेंट जीतने का। और ये टूर्नामेंट हुआ था रियाद, सऊदी अरेबिया में। तो प्रोफेशनल इवेंट में हाईएस्ट टोटल है। आई होप ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। तो दिस इज कोको गॉफ, आंसर इज ए। WTA फाइनल इज एसोसिएटेड विद स्पोर्ट, जैसा कि हमने कहा इट इज एसोसिएटेड विद हॉकी। तो करेक्ट आंसर इज नॉट हॉकी, सॉरी, टेनिस। कोको गॉफ ने जीता टेनिस से। विच कंट्री होस्टेड WTA फाइनल्स 2024? सऊदी अरेबिया, रियाद में हुआ था, सऊदी अरेबिया में, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट, विच स्पोर्ट इज एसोसिएटेड विद वुमेन्स एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी? कौन सा स्पोर्ट है? अभी मैंने आपको बताया, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, हॉकी। याद है अभी बोला था? अगर आप मेरी बातें ध्यान से सुनो तो आपको ध्यान होना चाहिए, इट इज हॉकी। करेक्ट आंसर इज डी। Who has been sworn as 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? रिसेंटली श्री DY चंद्रचूड़ जो थे वो रिटायर हुए हैं, और इनका जो चार्ज है चीफ जस्टिस इंडिया का वो किसी और को दिया गया है। नए चीफ जस्टिस बने सुप्रीम कोर्ट के, जिनका नाम क्या है? राहुल गोयल, संजीव खन्ना, मनीष ठाकुर, राम लोहिया। ये तो आपको पता होना चाहिए, दिस इज अ वेरी करंट न्यूज। संजीव खन्ना जी जो है वो इंडिया के 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। नेक्स्ट इज हु एडमिनिस्टर ओथ टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? देखो अगर आपने पॉलिटी तैयार कर रखी है तो ये मैंने जैसे कहा स्टैटिक क्वेश्चन हम साथ में कवर करेंगे। तो चीफ जस्टिस संजीव खन्ना बने, लेकिन आपको पता होना चाहिए चीफ जस्टिस की ओथ जो है वो, अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात और बता देता हूं, चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट कैसे होती है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई मेथड नहीं बताया गया कि चीफ जस्टिस को अपॉइंट कैसे करना है। तो लेकिन हाँ ये जरूर बताया गया कि जितने भी जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के और चीफ जस्टिस होंगे, उसकी जो ओथ है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दी जाती है। तो करेक्ट आंसर इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, व्हेन इज वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डे? वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डे क्यों होता है? ये क्वेश्चन इसलिए आ रहा है, अभी अभी आपको बताया मैंने, COP29 की समिट हो रही है जिसमें वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डे ने एक रिपोर्ट रिलीज की है। उस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में इंडिया जो है, जो ये साल है वो सबसे गर्म साल होने वाला है, और जो डिकेड है वो सबसे गर्म डिकेड होने वाला है। तो ये जो है ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन ने रिपोर्ट रिलीज की है, और ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन एक वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे सेलिब्रेट करता है, विच इज इन व्हेन 25 अक्टूबर, 23 मार्च, 21 मार्च, 22 नवंबर। करेक्ट आंसर इज 23 मार्च। 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे सेलिब्रेट किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये डेट याद रखिएगा, 23 मार्च इज वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। नेक्स्ट वी मूव टू रिसेंटली a report was released by WMO named Statement of Climate 2024. Where was the report released? अभी अभी बात करते हुए मैंने आपको बता दिया कि ये जो रिपोर्ट है स्टेटमेंट ऑफ क्लाइमेट 2024 जो WMO ने रिलीज की है वो कहां पे रिलीज की? तो वो COP29 जहां पे हो रहा है। COP29 कहां पे हो रहा है बच्चों? बाकू में हो रहा है, बाकू अजरबैजान। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए।
जकार्ता इंडोनेशिया में नहीं हो रहा, फ्नोम पे कंबोडिया में नहीं हो रहा। अच्छा, कंबोडिया की कैपिटल है फ्नोम पे, आपको पता होगा, आई होप। ऐसे रशिया की कैपिटल है मॉस्को, अजरबैजान की बाइको। तो ये इस तरह से मैंने ऑप्शन बनाई थी रिलेट करने के लिए। चलिए अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। कंसिडर द स्टेटमेंट रिलेटेड टू रिपोर्ट रिलीज बाय डब्ल्यूएमए, कंसिडर चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा, ये क्वेश्चन पढ़ते हो बेटा, ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन पढ़ाने वाले बड़े स्मार्ट होते हैं। कई बार क्या होता है, हम लोग ये सोचते हैं कि हमें हमेशा करेक्ट स्टेटमेंट करने को कहा होगा और एक ऑप्शन ऐसी दे देते हैं करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन देखो ध्यान से देखो, हमें दिया चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। पहले रिपोर्ट रिलीज इन टाइटल स्टेटमेंट ऑफ क्लाइमेट 2024 इन बाकू अजरबैजान, बिल्कुल सही बात है, यहां पे रिलीज हुई है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट 2024 इज सेट टू बिकम द सेकंड हाईएस्ट वार्मेस्ट ईयर। तो देखो ये रिपोर्ट ये कहती है कि 2024 जो है सेकंड हाईएस्ट नहीं, हाईएस्ट वार्मेस्ट ईयर, सबसे गर्म साल होने वाला है। तो ये जो है ये स्टेटमेंट गलत हुई, सेकंड हाईएस्ट नहीं होना चाहिए था, तो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। रिपोर्ट वाज रिलीज ड्यूरिंग कॉप 28 समिट 2024, नो, कॉप 29 में रिलीज हुई है, इट इज द 29 समिट इन 2024, तो दिस इज रॉन्ग। एज पर रिपोर्ट 2015 से 24 डिकेड इज द वार्मेस्ट डिकेड ओवर ऑन रिकॉर्ड, बिल्कुल सही बात है। तो हमारे को देखो करेक्ट है 1 और 4, ये ऑप्शन मत ढूंढिएगा, हमारे को इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है विच इज 2 और 3, तो करेक्ट आंसर विल बी डी। So this is 45D. Where is the headquarter of World Meteorological Organization situated? So देखो ऑप्शन है जेनेवा स्विट्जरलैंड, लॉन स्विट्जरलैंड, न्यू जर्सी यूएसए, सैन फ्रांसिस्को यूएसए। अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, पता नहीं सब ऑर्गेनाइजेशन क्या पसंद है, डब्ल्यूएचओ का, फाइड का, अभी आपने पढ़ा इंडियन हॉकी फेडरेशन, सारे के सारे ना जाके स्विट्जरलैंड बैठे हुए हैं। स्विट्जरलैंड में सबके हेडक्वार्टर है, तो इसी हिंट से जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर भी स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में कहां पे, इट इज इन जेनीवा, तो करेक्ट आंसर इज 46 का ए इज जेनेवा स्विट्जरलैंड। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, आपको सबके हेडक्वार्टर पता होने चाहिए। स्विट्जरलैंड में बहुत सारे हेडक्वार्टर है, एक बार आप जाके एक जगह लिख भी सकते हैं स्विट्जरलैंड में कौन कौन से हेडक्वार्टर है, आपको बहुत सारे हेडक्वार्टर की लिस्ट वहीं पे दिख जाएगी, है भी सुंदर वैसे स्विट्जरलैंड। For next is choose the correct statement related to World Meteorological Organization. It is a specialized agency of United Nations. Its headquarters is in Moscow, Russia. ये तो नहीं है भाई, पक्का गलत है। It was established in year 1951. कब एस्टेब्लिश हुई थी? ईयर 1951 में एस्टेब्लिश हुई थी। क्या करंट प्रेसिडेंट ऑफ WMO इज फॉर इंडिया। तो देखिए चूज द करेक्ट आंसर, इट इज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन, ये बिल्कुल ठीक है। हेडक्वार्टर इसका मॉस्को रशिया में नहीं है। इट वॉज एस्टेब्लिश इन ईयर 1951, नहीं हुई थी। ये जो ईयर एस्टेब्लिश हुआ था आफ्टर 1873 के बाद ये एस्टेब्लिश हो गई थी 1950 में इन जेनेवा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट 193 कंट्रीज की मेंबरशिप है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 23 मार्च को होता है। इसके अलावा इसका करंट प्रेसिडेंट जो है इट इज अब्दुल्ला अल-मंडोस एंड सेक्रेटरी जनरल जो है सेलेस्टर सोलो अर्जेंटीना से। तो इसके हिसाब से ये जो हमारा है करंट प्रेसिडेंट WMO इज इंडिया, ये भी गलत हुआ, 1950 करेक्ट आंसर हुआ। सो फॉर चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ओनली 1, ओनली 4, नन इज करेक्ट, ऑल आर करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Who is the current president of World Meteorological Organization? अभी हमने डिस्कस किया, अब्दुल्ला अल-मंडोस यूएई से, और सेक्रेटरी जनरल जो है वो है सेलेस्ट सोलो फ्रॉम अर्जेंटीना। तो करेक्ट आंसर विल बी, क्योंकि प्रेसिडेंट पूछा है, इट विल बी अब्दुल्ला अल-मंडोस यूएई। लेट अस मूव टू नेक्स्ट। कंसिडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग RCEP रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। आपको पता है ये पार्टनरशिप ऐसी पार्टनरशिप है जिसे इंडिया ने भी ज्वाइन नहीं कर रखा, और इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी अभी नीति आयोग के एक मेंबर ने ये कहा है कि इंडिया को भी कंसिडर करना चाहिए ये मेंबरशिप ज्वाइन करने की वजह के लिए। अभी इंडिया ने इस मेंबरशिप से बाहर है। सो इट इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक इन वर्ल्ड, बिल्कुल सही बात है। ये जो मेंबरशिप है इट इज 15 मेंबर्स जो है, जो कि एक तरह से 30% जीडीपी कंट्रीब्यूट करते हैं वर्ल्ड की, उनकी मेंबरशिप है। तो इट इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक इन वर्ल्ड। टोटल 15 मेंबर्स आर इन RCEP इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हमारी जो है वो गलत हो जाती है। वैसे ही इंडिया जो है इसकी मेंबरशिप नहीं है। ऑल एशियन कंट्री है पार्ट ऑफ RCEP, बिल्कुल सही है। जितनी भी एशियन कंट्रीज है ये सारी की सारी जो है वो इसका पार्ट है। 10 एशियन कंट्रीज इसका पार्ट है, अब 5 एक्स्ट्रा कंट्रीज है। इट वाज साइंड ऑन नवंबर 2022 एंड केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 जनवरी 2022। ये जो है कब साइन हुआ था? इट वाज साइंड ऑन नवंबर, ये और इफेक्ट में आया, ये भी सही है। तो लेट अस सी व्हिच आर द करेक्ट ऑफ स्टेटमेंट।
ऑल आर करेक्ट, नहीं ये गलत है, तो ये तो नहीं हुआ। 1 एंड 2, 1 सही है, 2 गलत है, नहीं हुआ ये भी। 2, 3 एंड 4, 2 को गलत है, ये भी हट गया। 1, 3 एंड 4 बिल्कुल सही, 1, 3 एंड 4, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। Let us move to next question. What is the name of world first wood satellite? दुनिया की पहली वुड सैटेलाइट जो है उसका नाम जो है वो क्या है? अकारी, इंदिरा, लिग्नोसैट, ओस्मी। तो देखो दुनिया की पहली वुडन सैटेलाइट जिसका आउटर पैनल सारे वुड से बने, बड़ी छोटी सी क्यूब शेप की वुड सैटेलाइट लॉन्च की है, जो कि लॉन्च की है क्योटो यूनिवर्सिटी जापान ने। तो जो नाम है उसका लिग्नोसैट। लिग्नोसेट इसलिए नाम रखा गया जिस वुड से लॉन्च की गई है, लाइक उसका जो मीनिंग है वो लिग्नोसेट का मतलब वुड से रिलेटेड होता है। तो करेक्ट आंसर है सी। तो सबसे वर्ल्ड की छोटी सैटेलाइट जो है उसका नाम है लिग्नोसेट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट। इट वाज डेवलप्ड बाय जापान, जैसा मैंने बताया सही है। इट यूजेस मंगोलिया वुड, जी हाँ बिल्कुल सही है, मंगोलिया वुड यूज करती है। इट विल रिमेन इन स्पेस फॉर 6 मंथ एट ISS, 6 महीने तक ये स्पेस में रहेगी, ये भी सही है। एंड इट वेज 900 ग्राम, ये भी सही है। इतनी छोटी से देखो 900 ग्राम की सैटेलाइट लॉन्च की गई है, ISS में रहेगी 6 महीने तक। उससे बेसिकली ये स्टडी करने के लिए छोड़ा गया है कि अगर आप एल्यूमिनियम की जगह वुड यूज करते हो तो कितना फायदा रहेगा और किस तरह से आपका वुड से रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होगा। क्योंकि अभी क्या होता है, देखो जब कोई सैटेलाइट अपना लाइफ स्पैन पूरा करती है और वो अर्थ के ऑर्बिट में जाके बर्न करती है, तो ज्यादातर ये सैटेलाइट एल्यूमिनियम से बनी होती है। और जब एल्यूमिनियम बर्न करता है तो वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। अब ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है ना बेटा, ये ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है, जिस वजह से इस चीज को अवॉइड करने के लिए ये कोशिश की जा रही है कि रिन्यूएबल मटेरियल सैटेलाइट बनाई जाए। तो जो पहली वर्ल्ड की वुडन सैटेलाइट इग्नोसैट, इसका यही पर्पस स्टडी करने का। तो हमारा आंसर हुआ ऑल आर करेक्ट, सारे के सारे सही। सो अभी तक हम लोग यहां पे इस सेशन को खत्म करते हैं। दिस वॉज पार्ट 1 ऑफ दिस सेशन। अगले सेशन में बचे हुए क्वेश्चन इसके कवर करूंगा। तब तक के लिए आई होप ये 51 क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो। इससे आपके बहुत सारे टॉपिक मैंने कवर किए हैं। नेक्स्ट सेशन में बचे हुए क्वेश्चन को कवर करूंगा। तब तक के लिए प्लीज इन क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कर लीजिए। देखो बेटा, अगर आपको करंट अफेयर्स से जीके पढ़नी है और साथ में स्टैटिक जीके के भी आइडिया लेने, आप साथ की साथ करते रहो। हफ्ते में एक बार मैं ऐसी वीडियो डालूंगा जिसमें करंट अफेयर्स पूरे वीकली करंट अफेयर में डिस्कस करता हूं और उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी डाल रहा हूं। तो अगर आप यही कर लेंगे तो आपकी 80% जीके जो है वो तैयार हो जाएगी, ये मैं गारंटी लेता हूं। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक बार जनरल नॉलेज के लिए, करंट अफेयर्स के लिए ये वीडियो को जरूर देखिएगा और इससे प्रैक्टिस करिएगा। और जो स्टूडेंट्स नए आए हैं या जो भी मेरे सेशन को देख रहे हैं पहली बार, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने कमेंट छोड़िए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करेंगे, जितना आप वीडियो में कमेंट छोड़ेंगे, उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगी ऐसे नए क्वेश्चन बनाने की और मेहनत करने की, जिससे कि मैं आपकी मदद कर सकूं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कराने में। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, इसके पार्ट 2 में, जिसमें हम बचे हुए क्वेश्चन कवर करेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करिए।